Chapter number 10, Biotechnology and its application. इसेंशियली इंडस्ट्रियल स्केल पर बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से डील करती है, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स का यूज किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस में थेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये सभी चीज़ें एग्रीकल्चर में मदद करती हैं। प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमेडिएशंस, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन भी शामिल हैं। बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज होते हैं। नंबर 1, बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, यूजली कोई माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम हो सकता है। नंबर 2, इंजीनियरिंग के थ्रू कैटलिस्ट का काम करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट करना। नंबर 3, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई किया जाना। आइए सीखते हैं कैसे हम ह्यूमन बींग्स के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ह्यूमन की लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, स्पेशली फूड प्रोडक्शन और हेल्थ की फील्ड में। सेक्शन 12.1, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। आइए फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने के 3 ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। नंबर 1, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। नंबर 2, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। नंबर 3, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ग्रीन रिवोल्यूशन ने फूड सप्लाई को 3 गुना तक बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी ये ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए काफ़ी नहीं था। इंक्रीज यील्ड यानी पैदावार का एक हिस्सा इम्प्रूव्ड क्रॉप वैराइटीज़ के यूज से आया, लेकिन मेजॉरिटी ये बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और एग्रोकेमिकल जैसे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की यूज की वजह से पॉसिबल हुआ। लेकिन डेवलपिंग वर्ल्ड के फार्मर्स के लिए एग्रोकेमिकल अक्सर बहुत महंगे होते हैं और एग्जिस्टिंग वैराइटीज़ के साथ पैदावार को बढ़ाना कन्वेंशनल ब्रीडिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं होता। क्या जेनेटिक्स को हमारी अंडरस्टैंडिंग कोई अल्टरनेटिव पाथ दिखा सकती है जिससे फार्मर्स अपनी फील्ड से मैक्सिमम पैदावार प्राप्त कर सकें? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे फर्टिलाइज़र और केमिकल्स का यूज कम किया जा सके ताकि एनवायरनमेंट पर उनके हार्मफुल इफेक्ट कम हो जाएं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स जिनके जीन्स को मैनिपुलेशन के थ्रू अल्टर किया गया हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का यूज एक तरीके से किया गया है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ने क्रॉप्स को एबायोटिक स्ट्रेसेस जैसे ठंड, सूखे, साल्ट और हीट के अगेंस्ट ज़्यादा टॉलरेंट बना दिया है। नंबर 2, केमिकल पेस्टिसाइड पर डिपेंडेंसी कम हुई है, यानी पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप भी बने हैं। नंबर 3, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए मदद मिली है। नंबर 4, प्लांट्स के मिनरल यूजेस एफिशिएंसी को इंक्रीज किया गया है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी का अर्ली एग्जॉशन नहीं होता है। नंबर 5, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहेंस किया गया है, जैसे गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। इनके यूजेस के अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का यूज टेलर मेड प्लांट्स बनाने के लिए भी किया गया है, जो इंडस्ट्रीज़ को अल्टरनेटिव रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टार्चेस, फ्यूल्स और फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ बीटी क्रॉप्स और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में भी बताया गया है। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जिनको आप डिटेल में पढ़ोगे, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का प्रोडक्शन, जिससे पेस्टिसाइड का यूज को कम किया जा सकता है। बीटी टॉक्सिन एक बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम बैसिलस thuringiensis होता है, जिसे शॉर्ट में बीटी कहते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन को बैक्टीरिया से क्लोन करके प्लांट्स में एक्सप्रेस किया गया ताकि इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंसी मिल सके बिना इंसेक्टिसाइड यूज किए। इस तरह से एक बायोपेस्टिसाइड क्रिएट किया गया। बीटी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन। बीटी कॉटन की बात करें तो बैसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेन्स ऐसे प्रोटीन्स बनाते हैं जो कुछ स्पेसिफिक इंसेक्ट को मार देते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरन्स टोबैको बर्डवर्म आर्मी वर्म को मार देता है, कोलियोप्टेरन्स बीटल्स पर अटैक करता है, डिप्टेरन्स फ्लाइज और मस्कीटोज के लिए डिप्टेरन्स तुम्हारे फ्लाइज और मस्कीटो को मार देते हैं। बैसिलस thuringiensis अपने ग्रोथ के एक पर्टिकुलर फेज में प्रोटीन के क्रिस्टल बनाता है। ये क्रिस्टल एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को कंटेन करते हैं। ये टॉक्सिन बैसिलस को खुद को क्यों नहीं मारता? क्योंकि सीधी सी बात है, इसका रीज़न ये है कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब इंसेक्ट इनएक्टिव टॉक्सिन्स को इंजेस्ट करता है, इंसेक्ट के गट में एल्कलाइन पीएच होता है, क्रिस्टल सॉल्युबलाइज करता है एल्कलाइन पीएच में और प्रोटोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंसेक्ट के मिड गट को एपिथेलियल सेल्स को उसके सरफेस से बाइंड करता है और उसमें छिद्र बना देता है। इससे सेल्स में स्वेलिंग और लाइसिस होती है और आखिरकार इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स को बैसिलस thuringiensis से आइसोलेट करके कॉटन जैसे क्रॉप्स में इनकॉर्पोरेट किया गया। कौन सा जीन यूज होगा ये क्रॉप और टारगेटेड पेस्ट पर डिपेंड करता है।
क्योंकि ज़्यादातर बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन को क्राई जीन कहा जाता है, जैसे कि क्राई 1AC, क्राई 1AB, क्राई 2AB। क्राई 1AC और क्राई 2AB जीन्स कॉटन बॉलवर्म्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि क्राई 1AB कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। पेस्ट रेजिस्टेंस वाया आरएनए इंटरफेरेंस। कुछ निमेटोड पैरासाइट होते हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। निमेटोड मेलोडोगाइनी इंकग्निसिया टोबैको प्लांट्स के रूट्स को इन्फेक्ट करता है और पैदावार में बहुत ज़्यादा रिडक्शन कर देता है। इस इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए एक नोवेल स्ट्रेटजी यूज की गई जो आरएनए इंटरफेरेंस के नाम से जानी जाती है, और ये आरएनए इंटरफेरेंस पर बेस्ड होती है। आरएनए इंटरफेरेंस एक नेचुरल सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है जो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। इस प्रोसेस में एक स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर दिया जाता है, यानी इसमें क्या हुआ, एमआरएनए से हम उसका एक कम्प्लीमेंटरिटी आरएनए बनाते हैं और आरएनए को डबल स्टैंडर्ड में बदल देते हैं ताकि वो ट्रांसलेशन में ना जा पाए और प्रोटीन ना बना पाए। इस कॉम्प्लीमेंटरिटी आरएनए का सोर्स वायरस हो सकता है जिनके पास आरएनए जीनोम होता है, या फिर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जैसे ट्रांसपोजोन्स भी हो सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स का यूज करके निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया। डीएनए को इस तरह इंट्रोड्यूस किया गया कि होस्ट सेल्स में सेंस और एंटीसेंस आरएनए दोनों प्रोड्यूस हुए। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरिटी होने की वजह से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस को इनिशिएट करता है और निमेटोड के स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंस कर देता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि पैरासाइट ट्रांसजीनिक होस्ट में सर्वाइव नहीं कर पाता। इस तरह ट्रांसजीनिक प्लांट अपने आप को पैरासाइट से प्रोटेक्ट कर लेता है। सेक्शन 12.2 बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस ने हेल्थ केयर का एरिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि इसने सेफ और ज़्यादा इफेक्टिव थेरेपेटिक्स ड्रग्स का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन पॉसिबल बना दिया है। रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से आइसोलेट किए गए सिमिलर प्रोडक्ट की तरह अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंड्यूस नहीं करते हैं। इस समय लगभग 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स पूरी दुनिया में ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव हो चुके हैं। इंडिया में इनमें से 12 थेरेपेटिक्स करंटली मार्केट में अवेलेबल हैं। सेक्शन 12.2.1 जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। एडल्ट वंशज डायबिटीज का मैनेजमेंट रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर इंसुलिन लेने से पॉसिबल है। अगर सफिशिएंट ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल ना हो तो डायबिटिक पेशेंट क्या करेगा? इस केस में इंसुलिन को एनिमल से आइसोलेट करके यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्या एनिमल सोर्स से मिलने वाला इंसुलिन ह्यूमन बॉडी के इंसुलिन को जितना इफेक्टिव होता है? और क्या ये ह्यूमन बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं करेगा? अर्लियर डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन स्लॉटर्ड कैटल्स, पिग्स के पैनक्रियास से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। एनिमल सोर्स इंसुलिन कुछ पेशेंट में एलर्जी या फॉरेन प्रोटीन्स के अगेंस्ट रिएक्शन कॉज कर देता है। इंसुलिन 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, चेन ए, चेन बी। ये दोनों चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन पहले एक प्रो हार्मोन्स के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है। इस प्रो हार्मोन में एक एक्स्ट्रा स्टेज होता है जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं। सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोसेसिंग के दौरान इसे रिमूव किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाने में सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि इंसुलिन को मैच्योर फंक्शनल फॉर्म में कैसे असेंबल किया जाए। 1983 में एली लिली नाम की अमेरिकन कंपनी ने ह्यूमन इंसुलिन की चेन ए, चेन बी के कॉरेस्पॉन्डिंग डीएनए सीक्वेंस को प्रिपेयर किया। इन डीएनए सीक्वेंस को ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया गया। ए और बी चेन्स अलग अलग प्रोड्यूस की गई, एक्सट्रैक्ट की गई और बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनाकर कंबाइन करके फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया। सेक्शन 12.2.2 जीन थेरेपी। अगर कोई पर्सन किसी हेरिडिटरी डिजीज़ के साथ पैदा होता है तो क्या उसके लिए करेक्टिव थेरेपी पॉसिबल है? जीन थेरेपी इसी का अटेम्प्ट है। जीन थेरेपी मेथड्स का एक कलेक्शन है जिसमें डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इस प्रोसेस में नॉर्मल जीन को पेशेंट के सेल्स या टिश्यू में इंसर्ट किया जाता है ताकि नॉन फंक्शनल जीन का फंक्शन कंपेंसेट हो सके। सबसे पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की लड़की को दी गई थी जो एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी से सफ़र कर रही थी। एडीए एंजाइम इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ चिल्ड्रंस में एडीए जीन डिलीट हो जाता है जिससे ये डिजॉर्डर क्रिएट होता है। एडीए डेफिशिएंसी के बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों अप्रोचेस कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं होती। जीन थेरेपी के पहले स्टेप में पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट को आइसोलेट करके कल्चर किया जाता है।
फंक्शनल एडीए सीडीए को रेट्रोवायरल वेक्टर के थ्रू इन लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट पेशेंट के बॉडी में वापस इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। क्योंकि ये सेल्स इमॉर्टल नहीं होते हैं, पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है, यानी बार बार पेशेंट को देना पड़ेगा। अगर एडीए जीन को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन मैरो सेल्स में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है। सेक्शन 12.2.3 मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए डिजीज़ का अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है। ट्रेडिशनल मेथड जिसमें सीरम और यूरिन एनालिसिस में अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर और एलाइजा जैसे टेक्नोलॉजीज अर्ली डायग्नोसिस में बहुत हेल्प करते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत लो अमाउंट ऑफ डीएनए को एम्पलीफाई करके किसी भी डिजॉर्डर को डिटेक्ट करने के लिए काम करता है। इसलिए पीसीआर का यूज एचआईवी डिटेक्शन, कैंसर जीन म्यूटेशन और जेनेटिक डिजॉर्डर के डायग्नोसिस में किया जाता है। एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। पैथोजन इन्फेक्शन या एंटीजन के प्रेजेंस में ये फिर एंटीबॉडीज की डिटेक्शन से आइडेंटिफाई किया जाता है। सेक्शन 12.3 ट्रांसजीनिक एनिमल्स। जो एनिमल्स अपना डीएनए मैनिपुलेट करवाकर एक एक्स्ट्रा जीन को प्रोसेस या एक्सप्रेस करते हैं उन्हें ट्रांसजीनिक एनिमल्स कहा जाता है। ट्रांसजीनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप्स, काउज, फिशेस प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, लेकिन अप्रॉक्स 95% से ज़्यादा इसमें चूहे आते हैं। सवाल यह है कि एनिमल्स क्यों प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और इन्हें ह्यूमंस को क्या फ़ायदा है इससे। आइए कुछ कॉमन रीजन देखते हैं। नंबर 1, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में ट्रांसजीनिक एनिमल्स को इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि हम ये स्टडी कर सकें कि जीन्स का रेगुलेशन कैसे होता है और वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस और डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं। एग्जांपल्स के तौर पर ग्रोथ से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का स्टडी किया जाता है। इनमें दूसरी स्पीसीज़ के जीन्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो फैक्टर्स की इन्फॉर्मेशन को अल्टर कर देते हैं और फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए जाते हैं। इससे हमें बॉडी में उस फैक्टर के बायोलॉजिकल रोल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। नंबर 2, स्टडी ऑफ डिजीज। बहुत से ट्रांसजीनिक एनिमल्स इस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि जीन्स डिजीज़ के डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एनिमल्स स्पेशली ह्यूमन डिजीज़ के मॉडल्स के रूप में काम करते हैं, जिससे नए ट्रीटमेंट पर रिसर्च पॉसिबल हो जाती है। आज ट्रांसजीनिक मॉडल्स अवेलेबल हैं ह्यूमन डिजीज़ के लिए, जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटिड अर्थराइटिस और अल्जाइमर डिजीज़ में ऐसे ट्रांसजीनिक मॉडल्स का यूज किया जाता है। नंबर 3, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। कुछ मेडिसिन जो ह्यूमन डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं और इनका प्रोडक्शन काफ़ी महंगा होता है। ट्रांसजीनिक एनिमल्स को इस तरह क्रिएट किया जा सकता है कि उनके थ्रू यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मिल सकें। इसके लिए उन एनिमल्स में ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो किसी स्पेसिफिक ह्यूमन प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीटिप्सिन जो एम्फाइसीमा को ट्रीटमेंट में यूज होता है। 1997 में पहली ट्रांसजीनिक काऊ रोजी को बनाया गया था जो ह्यूमन प्रोटीन से एनरिच मिल्क प्रोड्यूस करता था। 1997 में पहली ट्रांसजीनिक काऊ रोजी ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करती थी। इस मिल्क में ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन 2.5 ग्राम पाया गया। ये मिल्क न्यूट्रिशनली नॉर्मल काऊ मिल्क से ज़्यादा बैलेंस था और ह्यूमन बेबीज के लिए ज़्यादा सूटेबल माना गया। नंबर 4, वैक्सीन सेफ्टी। ट्रांसजीनिक चूहों में उस वैक्सीन का सेफ्टी टेस्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है ताकि उन्हें ह्यूमंस पर यूज करने से पहले इवेल्युएट किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग में ट्रांसजीनिक चूहों का यूज होता है। अगर ये रिलायबल प्रूफ हो जाते हैं तो मंकीज का यूज वैक्सीन के सेफ्टी टेस्ट में रिप्लेस किया जा सकता है। नंबर 5, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। इसे टॉक्सिसिटी टेस्टिंग भी कहते हैं। इसमें ट्रांसजीनिक एनिमल्स को ऐसे जीन्स के साथ बनाया जाता है जो उन्हें टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव बना देते हैं। फिर इन एनिमल्स को टॉक्सिक सब्सटेंस से एक्सपोजर में रखा जाता है और उनके इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। इस तरह से टेस्टिंग में कम से कम टाइम में एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाते हैं। सेक्शन 12.4 एथिकल इशूज, बायोपायरेसी, एथिकल इशूज। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैनिपुलेशन बिना रेगुलेशन के आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट या हार्म पहुंचा सकती हैं। सिर्फ मॉरलिटी ही नहीं बल्कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी इंपॉर्टेंस होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जब इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो उनके अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई हैं जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC GM रिसर्च की वैलिडिटी और GM ऑर्गेनिज्म को पब्लिक सर्विसेज के लिए इंट्रोड्यूस करने की सेफ्टी पर डिसीजंस लेती है। फूड और मेडिसिन जैसे पब्लिक सर्विसेज के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉडिफिकेशन ने
पेटेंट रिलीज प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट किया है। पब्लिक में गुस्सा बढ़ रहा है क्योंकि कुछ कंपनीज को ऐसे प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज़ पर पेटेंट मिल रहे हैं जो प्लांट्स और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पर बेस्ड हैं, जिन्हें फार्मर्स और इंडिजिनस पीपल सदियों से यूज करते आए हैं। राइस के एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है जो एशिया में हज़ारों सालों से एग्रीकल्चर का हिस्सा रहा है। इंडिया में लगभग 2 लाख राइस वैरायटीज़ पाई जाती हैं। इंडिया की राइस डाइवर्सिटी दुनिया की सबसे रिच मानी जाती है। बासमती राइस अपनी यूनिक एरोमा और फ्लेवर के लिए जाना जाता है। इंडिया में बासमती की 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ ग्रो की जाती हैं। एंशियंट टेक्स्ट, फोल्करे और पोइट्री में बासमती का रेफरेंस मिलता है, जो दिखाता है कि सदियों से उगाया जा रहा है। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से बासमती राइस का पेटेंट राइट्स ले लिए। इस पेटेंट के थ्रू कंपनी ने यूएस अब्रॉड में एक न्यू बासमती वैरायटी सेल करने का राइट हासिल किया है। ये न्यू बासमती वैरायटी एक्चुअली इंडियन फार्मर्स की वैरायटी से ड्राइव की गई थी, जिसमें इंडियन बासमती को सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ क्रॉस किया गया था। इस इन्वेंशंस को नोवेल्टी और नए आविष्कार का क्लेम दिया गया। पेटेंट फंक्शनल इक्विवेलेंस तक एक्सटेंड करता था, जिसका मतलब ये था कि दूसरे लोग भी बासमती राइस सेल करने से रिस्ट्रिक्ट हो सकते थे। ऐसे ही अटेम्प्ट टर्मरिक, नीम जैसे इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन पर भी पेटेंट लेने की कोशिश की गई। अगर हम विजिलेंट नहीं रहे और इस पेटेंट एप्लीकेशन को टाइम पर चैलेंज नहीं किया तो दूसरे कंट्रीज या इंडिविजुअल्स हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को फ़ायदा उठाकर अपने नाम करते रहेंगे। बायोपायरेसी उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, बिना कंपेंसेशन के बायो रिसोर्सेज का यूज करती हैं। डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंशियली रिच होती हैं लेकिन बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में पुअर होती हैं, जबकि डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में रिच होती हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलप करने में होता है, कमर्शियलाइजेशन में टाइम, इफ़र्ट और कॉस्ट को कम करता है। इसलिए डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच प्रॉपर कंपेंसेशन और बेनिफिट शेयरिंग की डिमांड बढ़ रही है। इस इनजस्टिस को समझते हुए कंट्रीज अपने बायो रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बना रही हैं। इंडियन पार्लियामेंट ने इंडियन पेटेंट बिल का सेकेंड अमेंडमेंट पास किया है, जिसमें पेटेंट टर्म, इमरजेंसी प्रोविजंस और R&D इनिशिएटिव जैसे इशूज़ को इंक्लूड किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी ने माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स का यूज करके ह्यूमंस को कई यूजफुल प्रोडक्ट दिए हैं। रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ने ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली इंजीनियर करना पॉसिबल बनाया है, जिसमें उनमें नए कैपेबिलिटीज आ सकते हैं। GM प्लांट्स क्रॉप यील्ड बढ़ाते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करते हैं और स्ट्रेस टॉलरेंस इंप्रूव करते हैं। GM क्रॉप्स न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव करते हैं और केमिकल पेस्टिसाइड्स पर डिपेंडेंसी कम करते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA थेरेपेटिक्स सेफ होते हैं और ह्यूमन प्रोटीन्स के आइडेंटिकल होने की वजह से इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस कॉज नहीं करते। ह्यूमन इंसुलिन बैक्टीरिया में बनाया जाता है और स्ट्रक्चर में नेचुरल इंसुलिन के बिल्कुल सेम होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स ह्यूमन डिजीज़ के मॉडल्स के रूप में काम करते हैं। जीन थेरेपी हेरेडिटरी डिजीज़ में डिफेक्टिव जीन को फंक्शनल जीन से रिप्लेस करती है। बायोटेक्नोलॉजी का फ्यूचर इमेंस पोटेंशियल रखता है, लेकिन एथिकल रेगुलेशन और विजिलेंस बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ द चैप्टर।